हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की जानकारी आवश्यक है। इसी दृष्टि से आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर पूर्व में भी एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें हमने यह डिस्कस किया था कि स्टॉक किसे कहा जाता है, प्रवाह किसे कहा जाता है और राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रभाव क्या होता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे उपभोग वस्तुओं किसे कहा जाता है, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहा जाता है, सकल निवेश क्या है, मौद्रिक निवेश क्या है, शुद्ध निवेश क्या है, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय किसे कहा जाता है। इसी प्रकार से सब्सिडी क्या होती है, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, विभिन्न जो चीजें राष्ट्रीय आय की विभिन्न जो समीकरण हैं उनमें जो काम में आती है अवधारणाएं, उनका हम इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उपभोग वस्तुएं क्या होती है और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। तो फर्स्ट देखिए, उपभोग वस्तुएं व पूंजीगत वस्तुएं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उपभोग वस्तु किसे कहा जाता है। वह वस्तु जिसे उपभोक्ता के द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे उपभोग वस्तु कहा जाता है। अर्थात ये वह वस्तु होती है जो बात फ्यूचर में या भविष्य में बेचने के लिए उपभोक्ता के द्वारा नहीं खरीदी जाती है, न ही उससे कुछ आय सृजन करने के लिए वस्तु खरीदी जाती है, वरन खुद के उपभोग के लिए उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तु खरीदी जाती है उसे उपभोग वस्तु की संज्ञा दी जाती है। जबकि पूंजीगत वस्तु वह वस्तु होती है जिससे उपभोक्ता के द्वारा भविष्य में आय का सृजन किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु इसलिए खरीदी जाती है कि वह उसको वापस बेचकर लाभ का अर्जन करेगा, तो उसे पूंजीगत वस्तु की संज्ञा दी जाएगी। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु इसलिए खरीदी जाती है कि वह उसको प्रयोग में लेकर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करेगा, तो उसे उपभोग वस्तु की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से उपभोग वस्तु तीन प्रकार की होती है। देखिए, पहली होती है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। एक होती है अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और तीसरी होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। देखिए, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु वह वस्तु जिसका उपभोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, उसे गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। जैसे समोसा है, कचौड़ी है, रोटी है, चावल है, दही है, फल है। ये सारी वस्तुओं का एक ही बार उपभोग किया जा सकता है। जो समोसा हमने खाया उसको दूसरा नहीं खा सकता, जो रोटी हमने खाई है उसको दूसरा उपयोग में नहीं ले सकता है। ये ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। जैसे नमकीन है, ब्रेड है, बटर है, आइसक्रीम है, मिठाई है, ये सारी की सारी वस्तुएं एक ही बार प्रयोग में ली जाती है, इसलिए इन्हें गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु की संज्ञा दी जाती है। कुछ वस्तुएं होती है अर्ध टिकाऊ, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो 1 से 5 साल तक लगभग हमारे साथ रहती है, तो ऐसी वस्तु को अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। जैसे हम शूज लेते हैं, हम स्लीपर्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, पेन लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कुछ समय तक काम में आती है। ऐसी वस्तुओं को हम अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की संज्ञा देते हैं। सामान्य रूप से एक पेन लिया तो 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा। हमने कपड़े लिए हैं तो 1 से 5 साल चल जाएंगे। शूज लिए हैं, सॉक्स लिए हैं, रुमाल लिया है, मास्क लिया है, ये सारी वस्तुएं कुछ समय तक हमारे साथ में रहती है। एकदम ऐसी भी नहीं होती है कि केवल एक ही बार उपभोग में ली जाए, और इस प्रकार की भी नहीं होती है कि सालों साल तक चलती रहे। तो ऐसी वस्तुओं को हम अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कह सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो सालों साल चलती है। एक मकान हमारे दादाजी ने बनाया, हमारे पिताजी उसमें रहे, हम रहेंगे, हमारी संतान भी उसमें रहेगी,
तो ऐसी वस्तु को हम बोलेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। सामान्य रूप से मकान है, इसी प्रकार से दुकान है, मशीनें हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो कई सालों तक उपभोक्ता उपभोग करता रहता है। कार आपने खरीदी 10 साल तक आप चलाते रहेंगे, वो ऐसी वस्तु को हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अब बात पूंजीगत वस्तु की आती है कि पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तु होती है जिससे भविष्य में आय का सृजन किया जाता है, उन्हें पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। जैसे हमने कोई जमीन खरीदी, बाद में उसकी रेट बढ़ेगी तो हम उसको बेचेंगे, तो वो हमारे लिए पूंजीगत वस्तु है। हमने एक जमीन खरीदी और उस पर हम अपना मकान बनाएंगे, भविष्य में उसको नहीं बेचेंगे, तो वो हमारे लिए उपभोग वस्तु है। एक व्यक्ति समोसा खरीदता है, 4 समोसे लेकर घर पर आया खाने के लिए, उसको समोसे की आवश्यकता महसूस हुई, इच्छा महसूस हुई, तो वह उस समोसे को खाने के लिए लेकर आता है, तो वह उसके लिए उपभोग वस्तु है। पर एक दुकानदार 100 समोसे खरीदता है, 8 रुपए में खरीदता है और 10 रुपए में बेचता है, तो 100 समोसे उसने खरीदे तो वह समोसा उसके लिए पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि उसको बेचकर वह पैसा कमाएगा। इसी प्रकार से एक कार यदि हम खरीदते हैं अपने घरेलू उपभोग के लिए, इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, सिटी में कोई काम करने के लिए हम कार खरीदते हैं, तो कार हमारे लिए उपभोग वस्तु है। पर कार एक टैक्सी ड्राइवर इसलिए खरीदता है कि उससे वह पैसे कमाएगा, तो वह उसके लिए पूंजीगत वस्तु है। तो पूंजीगत वस्तु आपको क्लियर है कि पूंजीगत वस्तु वह वस्तु होती है जिससे भविष्य में आय का सृजन किया जाता है। अब पूंजीगत वस्तु भी 3 प्रकार की हो सकती है। उसी प्रकार से गैर टिकाऊ पूंजीगत वस्तु हो सकती है, जैसे समोसा है बनाकर एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने उससे और ज्यादा पैसे में बेचा। इसी प्रकार से ब्रेड कंपनी ब्रेड बनाकर दुकानदारों को दे देती है, दुकानदार उनको रिटेल में और बेचते हैं, तो ये गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। इसी प्रकार से कपड़े वगैरह हैं वो अर्ध टिकाऊ होंगे, और जो मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, प्लॉट है, बांध है, ये सारी की सारी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कही जा सकती है। तो यहाँ हमने ये जाना कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु किसे कहा जाता है और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु किसे कहा जाता है। अब देखिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहली चीज कि अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है। दूसरी अवधारणा की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की दूसरी अवधारणा में हम देखते हैं कि अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, ये भी कई बार काम आता है। देखिए, अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं कहलाती है जिसमें और अधिक मूल्य का सृजन नहीं किया जाता है, यानी वह वस्तुएं जिसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है और कोई मूल्य वृद्धि नहीं होनी है, उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे रोटी है, रोटी में अब और कोई मूल्य वृद्धि नहीं होनी है तो वो अंतिम वस्तु है। पर देखिए गेहूं है, गेहूं सीधा उपभोक्ता लेकर आ जाता है अपने घर में, उसको पीस कर काम में लेगा तो गेहूं उसके लिए अंतिम वस्तु है। पर गेहूं एक मैदा कंपनी के द्वारा खरीदी जाती है कि वो गेहूं से मैदा बनाएगा, तो गेहूं 20 रुपए किलो है, मैदा बनने के बाद 30 रुपए किलो हो जाती है, तो वहां गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि उसमें और मूल्य का सृजन होना है। अब जो मैदा है, मैदा से कोई कंपनी ब्रेड बनाती है तो और उसमें मूल्य वृद्धि होती है, तो उसको मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो यहां क्या है, अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं कहलाती है जिसमें और कोई मूल्य वृद्धि नहीं होनी है और कोई मूल्य का सृजन नहीं होना होता है, उसको अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से अंतिम वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनमें और मूल्य का सृजन करने की गुंजाइश होती है, भविष्य में और मूल्य का सृजन किया जाता है। जैसे कपास से रुई बनती है, मूल्य का सृजन होता है। कपास 5,000 रुपए की थी, रुई बनने के बाद वो 7,000 रुपए की हो जाती है, तो 2,000 रुपए का मूल्य वृद्धि होती है। तो ये कपास से रुई बनी एक मूल्य मध्यवर्ती वस्तु है। रुई से फिर धागा बनता है तो और मूल्य में वृद्धि होती है, तो रुई भी एक मध्यवर्ती वस्तु है। धागे से कपड़ा बनता है तो धागे से कपड़ा बनने में और मूल्य का सृजन होता है, तो हम कहेंगे धागा भी एक मध्यवर्ती वस्तु है। कपड़े से फिर रेडीमेड पैंट और शर्ट बनते हैं, तो कपड़े का और मूल्य वृद्धि होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये भी मध्यवर्ती वस्तु है। यानी मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तुएं होती है जो जिनमें और भी मूल्य का सृजन किया जाना
बाकी होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि एक ये अर्ध निर्मित वस्तुएं होती है जिसमें और मूल्य का सृजन किया जाना बाकी होता है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जबकि जिस वस्तु में और मूल्य का सृजन नहीं किया जाना होता है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। एक किसान पंप सेट खरीद कर लाता है, एक ट्रैक्टर खरीद के लाता है, तो ट्रैक्टर में और कोई मूल्य वृद्धि नहीं होने वाली है क्योंकि किसान को ट्रैक्टर बेचना नहीं है, तो वह अंतिम उपभोग वस्तु कहलाएगी। इसी प्रकार से किसान के द्वारा खेत में पंप सेट लगाया जाता है, वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। पर अगर कोई वस्तु इस प्रकार की है जिसमें और मूल्य सृजन होना है और उसकी मूल्य की वृद्धि होनी है, तो उसे मध्यवर्ती वस्तु की संज्ञा दी जाती है। जैसे बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो जिसमें और मूल्य बढ़ना की गुंजाइश होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि रुई से कपास से रुई बनती है, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से ड्रेस बनती है, तो जगह जगह मूल्य वृद्धि होती है। इसी प्रकार से गेहूं से मैदा बनाई जाती है, मैदा से ब्रेड बनाई जाती है तो मूल्य वृद्धि होती है, ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बनाया जाता है तो फिर मूल्य वृद्धि होती है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिसमें और मूल्य वृद्धि की गुंजाइश होती है, जबकि अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिसमें और किसी भी प्रकार के मूल्य वृद्धि की गुंजाइश नहीं होती है। और सामान्य रूप से अंतिम उपभोग के लिए जिन वस्तुओं को उपभोक्ता के द्वारा खरीदा जाता है वो अंतिम उपभोग वस्तुएं कहलाती है। पर जिन वस्तुओं को उत्पादक के द्वारा खरीदा जाता है कि उन वस्तुओं का प्रयोग करके भविष्य में वह और अधिक लाभ का सृजन करेगा, उन्हें मध्यवर्ती वस्तु की संज्ञा दी जाती है। ये हमने बात करी अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं की। अब हम बात करते हैं सकल निवेश। थर्ड जो अवधारणा है सकल निवेश, शुद्ध निवेश, मौद्रिक निवेश। ये एक और अवधारणा है जो राष्ट्रीय आय में सामान्य रूप से काम में ली जाती है। वो आती है सकल निवेश है, शुद्ध निवेश है और मौद्रिक निवेश के रूप में हम इसको देखते हैं। तो देखिए निवेश क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना है कि निवेश क्या है। उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाने वाला वह जिससे भविष्य में आय का सृजन होता है उसे निवेश की संज्ञा दी जाती है। यानी किसी भी वस्तु पर किया जाने वाला व्यय जिससे भविष्य में आय की प्राप्ति होगी उसे निवेश की संज्ञा दी जाती है। एक व्यक्ति एक प्लॉट खरीदता है और सोचता है कि प्लॉट के दाम बढ़ेंगे तो मैं इसको बेचूंगा, वो एक निवेश है। एक व्यक्ति एक मकान खरीदता है और सोचता है कि इस मकान को मैं हॉस्टल चलाऊंगा और उससे मैं आय का सृजन करूंगा, वो क्या है, निवेश है। कोई बांध बनाया जाता है तो उससे भविष्य में आय का सृजन होता है, वो निवेश है। कोई टोल टैक्स वाली रोड बनाई जाती है, भविष्य में उससे इनकम कमाई जाती है, वो एक निवेश है। एक व्यक्ति सिनेमा घर बनाता है, एक व्यक्ति शॉपिंग मॉल बनाता है, तो भविष्य में उससे आय का सृजन होता है, उसे निवेश की संज्ञा दी जाती है। यानी निवेश क्या है, किसी पूंजीगत वस्तु जिससे फ्यूचर में आय की प्राप्ति होती है उसमें पैसे का निवेश करना, उसमें पैसा खर्च करना, पैसे को ऐसी जगह खर्च करना जिससे भविष्य में आय की प्राप्ति होती है, उसे निवेश की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए मौद्रिक निवेश क्या है। किसी वस्तु जब एक उत्पादक नगद धन खर्च करता है और उससे वो कोई नई मशीन खरीदता है, कोई नया जमीन खरीदता है, कोई नया मकान खरीदता है, कोई नया बांध बनाता है, कोई नई रोड बनाता है, तो इस प्रकार जो पैसा उसमें लगाता है उसे मौद्रिक निवेश की संज्ञा दी जाती है। यानी कोई भी वस्तु में व्यक्ति के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है, भविष्य में पैसा कमाने की दृष्टि से पैसा लगाया जाता है, जिससे कि भविष्य में आय की प्राप्ति हो। एक उद्यमी नई मशीन खरीदता है ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े, तो वह मशीन पर जो पैसा खर्च कर रहा है वो मौद्रिक निवेश कहलाता है। सामान्य रूप से निवेश को हम मोटे रूप में दो भागों में बांटते हैं, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। देखिए किसी भी वस्तु पर किसी एक वर्ष की, सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि, हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक वर्ष की अवधि लेते हैं। एक वर्ष की अवधि में पूंजीगत वस्तुओं
पर जो व्यय किया जाता है उसे सकल निवेश की संज्ञा दी जाती है। यानी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में मान लीजिए कोई कार बनाने का कारखाना लगता है तो उस पर पैसा खर्च किया जाता है, वो निवेश की संज्ञा देते हैं। एक मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना लगाता है, कोई खाद बनाने का कारखाना लगाता है, कोई मकान बनाता है किराए पर देने के लिए, कोई रोड बनाता है टोल टैक्स के हिसाब से, कोई बांध बनाता है कि उससे हम लोगों को सिंचाई की सुविधा देंगे, पैसा कमाएंगे, कोई फलों का उद्यान लगाता है, उससे फल बनाता है, कोई सब्जी उगाता है। तो ये सारी चीजें जिन पर पैसा खर्च करके भविष्य में कमाने की दृष्टि से पैसा खर्च किया जाता है उसे निवेश की संज्ञा दी जाती है, सकल निवेश की संज्ञा इसको दी जाती है। तो सकल निवेश क्या है? सकल निवेश हम कह सकते हैं एक वर्ष की अवधि में, सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ली जाती है। कुछ देशों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी एक वर्ष की अवधि या फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो एक वर्ष की अवधि में पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे सकल निवेश की संज्ञा दी जाती है। कोई नया बांध बनाया गया है, कोई नया रोड बनाया गया है, कोई हॉस्टल बनाया गया है, कोई शॉपिंग मॉल बनाया गया है, कोई सिनेमा हॉल बनाया गया है, कुछ बसेस खरीदी गई है, कुछ रेल सरकार के द्वारा खरीदी गई है, कुछ वायुयान का खरीदे गए हैं। तो ये सारी चीजें जिनसे भविष्य में सरकार को इनकम की प्राप्ति होगी या प्राइवेट व्यक्ति को इनकम की प्राप्ति होगी, ये सारा का सारा पैसे को ऐसी जगह जहां खर्च किया गया है जिससे भविष्य में आय की प्राप्ति होगी, इसे निवेश की संज्ञा दी जाती है। और जितना भी पैसा है एक वर्ष की अवधि में खर्च किया गया है पूंजीगत वस्तुओं पर, उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे सकल निवेश की संज्ञा दी जाती है। तो सकल निवेश क्या है? एक वर्ष की अवधि में पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए समस्त व्यय को सकल निवेश की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए शुद्ध निवेश क्या होता है? सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। तो इसका मतलब क्या है कि शुद्ध निवेश आपको निकालना है तो सकल निवेश में से आपको मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन। क्या करना है? शुद्ध निवेश क्या होता है? सकल निवेश से मूल्यह्रास को घटा देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे शुद्ध निवेश की संज्ञा दी जाती है। तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि शुद्ध मूल्यह्रास किसको कहते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है, जब भी कोई नया निवेश होता है तो निवेश होने के साथ पुराने निवेश का कुछ भाग घटता है। तो शुद्ध रूप से निवेश उतना नहीं होता है जितना कि किया गया है, वरन उससे कुछ कम होता है, तो इसको बोलते हैं शुद्ध निवेश। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ जब मारुति 801 कार आई और उस कार पर 10,000 करोड़ का निवेश किया गया मारुति सुजुकी के माध्यम से, तो उस 10,000 करोड़ का नया निवेश हुआ। पर उस कार के आने की वजह से एम्बेसडर कार जो 400 करोड़ का मान लीजिए प्लांट था वो खराब हो गया। उससे एक पद्मिनी प्रीमियर गाड़ी चलती थी, उसमें 600 करोड़ का वो प्लांट था, वो बंद हो गया। तो नया निवेश हुआ 10,000 करोड़ का, उसकी वजह से 1,000 करोड़ का पुराना निवेश हट गया, तो शुद्ध निवेश कितना हुआ? 9,000 करोड़ ही हुआ। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल आई हीरो होंडा मोटरसाइकिल जब आई उसमें 5,000 करोड़ का निवेश मान लीजिए जापान और भारत के द्वारा किया गया। उस 5,000 करोड़ के निवेश की वजह से राजदूत का जो 300 करोड़ का कारखाना था वो बंद हो गया। एचडी एक मोटरसाइकिल आती थी, उसका 200 करोड़ का प्लांट था, वो बंद हो गया। इसी प्रकार से एक सूरज गाड़ी आती थी, वो बंद हो गई। यानी जितनी भी दूसरी मोटरसाइकिलें थी वो बंद हो गई। मान लीजिए 500 करोड़ के जो प्लांट थे पुराने वो बंद हो गए, 5,000 करोड़ का नया निवेश हुआ, तो शुद्ध निवेश होगा 4,500 करोड़। यानी शुद्ध निवेश होता क्या है? सकल निवेश से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। अब देखिए मूल्यह्रास किसको कहते हैं? मूल्यह्रास 3 प्रकार का हो सकता है। मूल्यह्रास होता है नॉर्मल वियर एंड टियर। सबसे पहले सामान्य रूप से कोई वस्तु को काम में लेते हैं, धीरे धीरे घिसती है। हम जो कार काम में ले रहे हैं धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है। जो मकान हम काम में ले रहे हैं धीरे धीरे वो भी घिसता है। जो हम चप्पल काम में ले रहे हैं धीरे धीरे वो घिसने लग जाती है। जो कपड़े हम पहन रहे हैं धीरे धीरे घिस जाते हैं। तो हर वस्तु जैसे जैसे उसको काम में लिया जाता है थोड़ी थोड़ी उसकी वैल्यू घटती चली जाती है, तो वो उसको बोलते हैं मूल्यह्रास।
सामान्य मूल्यह्रास। कोई भी वस्तु को आप काम में लेंगे, काम में लेने के साथ उसकी वैल्यू घटेगी। कार आप 10 लाख की लेकर आएंगे, अगले साल उसको बेचना चाहेंगे तो वो 8 लाख में ही बिकेगी, यानी 2 लाख का उसका मूल्य घट गया। अब दूसरी जो चीज है वो दूसरी ये है कि एक तो हुआ आपका सामान्य रूप से काम आने की वजह से कोई वस्तु का मूल्यह्रास होना, दूसरा हो सकता है एक्सीडेंटल मूल्यह्रास हो जाता है, एक्सीडेंटल वियर एंड टियर इसको बोलते हैं। जैसे कोई कार लेकर आए, कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, तो कार जो 10 लाख की थी उसकी वैल्यू 5 लाख ही बच गई, तो 5 लाख रुपए का जो मूल्यह्रास हुआ वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ। एक क्रोकरी हम लेकर आए, उसको धीरे धीरे काम में लेते लेते टूटती है, तो सामान्य वियर एंड टियर है, पर क्रोकरी हमारे हाथ से टूट जाती है गिरकर, तो वो एक्सीडेंटल वियर एंड टियर है। तो एक मोबाइल आप लेकर आए और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है या आउटडेटेड हो जाता है, तो वो नॉर्मल वियर एंड टियर है। और अगर मोबाइल आप चला रहे थे, चलती आप स्कूटर पर मोबाइल लेकर बात कर रहे थे, मोबाइल हाथ से गिर गया और टूट गया, तो वो एक्सीडेंटल वियर एंड टियर है। अब एक्सीडेंटल वियर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, वियर एंड टियर एक्सीडेंटल बाय चांस भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक मोबाइल है, वो आपके हाथ से बाय चांस गिर गया और उसकी वजह से वो टूट गया, तो वो एक बाय चांस एक्सीडेंटल है। और आपने गुस्से में आकर मोबाइल किसी को फेंक मारा, उसकी वजह से मोबाइल टूट गया, तो वो मैन मेड है। कार आप लेकर आए और बाय चांस आप ध्यान नहीं रहा, कोई फोन आ गया, आप उसमें ध्यान उसका रहा और कार पेड़ से टकरा गई, वो बाय चांस वाली बात है। और कार लेकर आए और आपने जानबूझकर गुस्से में आकर किसी से उसका एक्सीडेंट करा दिया, तो वो मैन मेड है। हमारे यहाँ जब हड़ताल होती है तो जानबूझकर रोडवेज बसों के कांच फोड़ दिए जाते हैं, टैक्सी की टांगे ऊंची कर दी जाती है, तो ये सारी चीजें मैन मेड है। तीसरी चीज, बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी मूल्यह्रास होता है। जब नई तकनीक बाजार में आती है तो पुरानी तकनीक प्रचलन से बाहर हो जाती है। हमारे यहाँ जब नए कंप्यूटर आए, पेंटियम वाले कंप्यूटर आए, तो 486 और साइरेक्स जो कंप्यूटर थे वो चलन से बाहर हो गए। जब हमारे यहाँ एंड्रॉइड फोन आए तो पुराने जो फोन थे वो चलन से बाहर हो गए। और जब पहले मोबाइल आए थे तो जो तार वाले फोन थे वो चलन से बाहर हो गए। तो कई बार इस प्रकार से भी मूल्यह्रास होता है। तो सामान्य रूप से शुद्ध निवेश उतना नहीं होता है जितना कि निवेश किया जाता है, वरन उससे कम होता है। तो शुद्ध निवेश प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सकल निवेश से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो शुद्ध निवेश आ जाता है। इसके बाद में देखिए, देश के घरेलू सीमा की बात भी इसमें आती है, उसकी बात भी हम चर्चा कर लेते हैं। देश के सामान्य निवासियों की आय जो है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चौथी चीज देखिए, देश के सामान्य निवासी। एक और चर्चा आती है देश के घरेलू सीमा के, देश के सामान्य निवासी की अवधारणा। ये राष्ट्रीय आय में कई बार पूछी जाती है। देखिए, देश के सामान्य निवासी किसे कहा जाता है? देश का वह नागरिक जिसे देश की नागरिकता प्राप्त होती है उसे देश का घरेलू या सामान्य निवासी माना जाता है। तो सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय में केवल उसी व्यक्ति की आय को जोड़ा जाता है जो देश की नागरिक होता है। विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ कुछ आया हुआ है और कुछ कमा रहा है, उसकी आय को हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो घरेलू सीमा या सामान्य निवासियों की अवधारणा, हम इसको बोल सकते हैं घरेलू सीमा या सामान्य निवासियों की अवधारणा की बात करते हैं। तो देश का वह नागरिक जो देश में रहता है और उसको नागरिकता प्राप्त है, उसकी आय को ही देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। जो विदेशी नागरिक है, देश में कमाता है पर उसको नागरिकता हमारे यहाँ की नहीं है, तो उसकी राष्ट्रीय आय को नहीं जोड़ा जाता है। सामान्य रूप से जो घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा का मतलब है हमारी जो राजनीतिक बाउंड्री है उसके अंदर जो आय का सृजन होता है उसे ही देश की राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय माना जाता है। इसमें हमारी समुद्री सीमा जो वो होती है वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। अब देखिए, इसके अलावा देखिए, ऐसे लोग जो विदेशी हैं और देश में आय का सृजन कर रहे हैं, देश में कोई नौकरी कर रहे हैं,
हमारे यहाँ नेपाल के लोग चौकीदारी का काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम होती है उनको हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है जो देश के सामान्य नागरिक हो और जिनका इंटरेस्ट देश में हो, उनकी आय को ही जोड़ा जाता है। इस बारे में हम और विस्तार से चर्चा आपके बाद में हम और विस्तार से चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा देखिए एक और चीज आती है, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय। राष्ट्रीय आय की चर्चा करते समय हमको इसको भी देखना है। विदेशों से राष्ट्रीय आय की एक और अवधारणा होती है, विदेशों से साधनगत शुद्ध साधनगत आय की बात करते हैं। तो देखिए विदेशों से शुद्ध साधनगत आय क्या होती है। विदेशों से शुद्ध साधनगत आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड, ये होता है FA माइनस FB। देखिए FA क्या होता है, भारतीय साधन विदेशों से क्या कमा कर लाए। विदेशों से शुद्ध साधनगत आय में क्या है कि हमारे साधन विदेशों से क्या लेकर आए और विदेशी साधन हमारे यहां से क्या कमा कर ले गए, उन दोनों के अंतर को ही विदेशों से शुद्ध साधनगत आय की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए FA भारतीय साधनों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में अर्जित आय। मान लीजिए भारतीय साधन है, भारत के कुछ कारीगर काम करते हैं, भारत के डॉक्टर विदेशों में काम करते हैं, भारत के इंजीनियर है, CA है, टेलर है, घरेलू काम करने वाले नौकर है, विदेशों में बहुत सारे विदेशों में काम करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी जगह भारत के कई प्रकार के तकनीकी ज्ञान वाले काम करते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, इसके अलावा कारपेंटर काम करते हैं, बहुत सारे जो चिनाई का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, नल की फिटिंग का काम करते हैं, घरेलू नौकर के रूप में बहुत सारे काम करते हैं। तो भारतीय साधन जितने भी भारत के लोग हैं विदेशों में किसी भी देश में काम कर रहे हैं, वो जो कमा कर लाते हैं, मान लीजिए वो कमा कर लाते हैं 20,000 करोड़ डॉलर। चूंकि इनको नागरिकता देश की मिली हुई है, तो इन सभी की आय को भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विदेशी साधनों के द्वारा भारत में अर्जित। इसके अलावा विदेशी साधन है, विदेशी कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ इलाज करने के आता है, विदेशी कोई इंजीनियर है हमारे यहाँ कोई पुल बनाने के लिए आता है, या विदेशी कोई तकनीकी ज्ञान के दक्ष है हमारे यहाँ जो कोई फैक्ट्री लगने वाली है उसमें वो काम करने के लिए आते हैं, विदेशी नौकर हमारे यहाँ काम करते हैं, या विदेशी चौकीदार जो नेपाली चौकीदार हमारे यहाँ काम करते हैं। तो जो जितने भी विदेशी हैं जिनको भारत की नागरिकता नहीं है और जो भारत में वो कमाते हैं, उनकी आय को बोलते हैं FB, विदेशी साधनों के द्वारा भारत में अर्जित आय। मान लीजिए ये हमारे यहाँ 15,000 करोड़ कमा कर जाते हैं, तो विदेशों से शुद्ध साधनगत आय, हमारे साधन 20,000 करोड़ डॉलर लेकर आए और विदेशी साधन हमारे यहाँ से 15,000 करोड़ लेकर गए, तो विदेशों से शुद्ध साधनगत आय कितनी हुई, 5,000 करोड़ डॉलर। तो विदेशों से शुद्ध साधनगत आय निकालने के लिए भारतीय साधनों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से विदेशी साधनों के द्वारा भारत में अर्जित आय को घटाकर विदेशों से शुद्ध साधनगत आय निकाली जाती है। कई बार इसको यूं भी कहा जाता है कि निर्यात और आयात के माध्यम से या विदेशों से साधनगत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड, या फैक्टर की बात है साधनगत का, नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड आवे, नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड विदेशों से शुद्ध साधन आए तो हम X माइनस MB कर सकते हैं, यानी निर्यात जितने हमने निर्यात किए उसमें से आयात को घटा देंगे तो हमारे पास विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय आ जाएगी। पर अगर हम साधन की आय करेंगे, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय की बात करेंगे, तो भारतीय साधनों के द्वारा विदेशों से जो कमाकर लाई गई राशि है उसमें से विदेशी साधनों के द्वारा हमारे यहाँ से जो कमाकर ले जाई गई राशि है उसको घटाने पर शुद्ध साधनगत आय प्राप्त होती है। पर यदि हम बात करते हैं कि नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड विदेशों से शुद्ध आय,
तो उसके लिए हमने निर्यात कितने किए, मान लीजिए हमने निर्यात किए 15,000 करोड़ के, आयात हमने 25,000 करोड़ के किए, तो विदेशों से शुद्ध आय हमारी हुई 10,000 करोड़ नेगेटिव डॉलर के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और अवधारणा आती है विशुद्ध, छठी अवधारणा अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी की बात भी कई बार आ जाती है, तो उसकी बात भी हम चर्चा कर लेते हैं। विशुद्ध कर, क्या बोलेंगे इसको, विशुद्ध परोक्ष कर की अवधारणा। देखिए दो प्रकार के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो उसी व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है जिस पर लगाया जाता है। मेरी आय पर आयकर लगाया गया तो मुझे ही चुकानी, कोई और मेरा इनकम का टैक्स कोई चुकाएगा नहीं। मेरी संपत्ति पर जो कर लगाया गया वो मुझे ही चुकाना है। इस प्रकार के कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो लगाते किसी और पर है, चुकाता कोई और है, उसको परोक्ष कर की संज्ञा दी जाती है। परोक्ष कर का मतलब है ऐसा कर जिसका विवर्तन किया जाना संभव हो, जिसको किसी और पर टाल देना संभव हो। इस प्रकार के कर को परोक्ष कर कहा जाता है। जैसे बिक्री कर दुकानदार पर लगता है पर वो अपनी वस्तु में बिक्री कर जोड़कर आपसे ले देता है। जीएसटी लगता है उत्पादक पर है पर वो उत्पादन में जीएसटी जोड़ लेता है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी जोड़कर हमसे वसूल कर लेता है। तो कर लगा तो किस पर है, उत्पादक और विक्रेता पर है, पर उस कर का भुगतान उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी अप्रत्यक्ष कर लगाया किसी और पर जाता है और चुकाते कोई और है, ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जिस कर को जिस पर लगाया जाता है उसी के द्वारा चुकाया जाता है तो उसको प्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए विशुद्ध प्रत्यक्ष कर क्या होता है, शुद्ध नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, विशुद्ध परोक्ष कर के लिए हम क्या करेंगे, सकल कर माइनस उसमें से हम क्या करेंगे, सब्सिडी को घटा देंगे। जब देखिए ये आपके लिए सेकेंड ईयर की क्लास है या 12th बोर्ड की क्लास है तो उसमें हम बहुत ज्यादा गहराई से इस पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है उतनी ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए नेट इनडायरेक्ट कर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। सरकार के द्वारा रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाती है, सरकार के द्वारा इसी प्रकार से केरोसिन पर सब्सिडी दी जाती है, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा रेल यात्रा, बस यात्रा पर सब्सिडी दी जाती है। तो सरकार को जितना कर प्राप्त हुआ उसमें से सरकार के द्वारा जो सब्सिडी पर खर्च कर दिया गया है उसको घटाने के बाद शुद्ध रूप से सरकार को कर के रूप में क्या आय प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये पहले से मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। वह कर जो लगाया किसी और पर जाता है और चुकाता कोई और है उसको इनडायरेक्ट कर कहते हैं। मान लीजिए सरकार को कर से प्राप्त हुई 50,000 करोड़ रुपए की राशि और इस 50,000 करोड़ में से सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी गई। सब्सिडी का मतलब है रसोई गैस का सिलेंडर सरकार को 800 का पड़ रहा है, आपको 600 का दे रहे हैं तो 200 की सब्सिडी आपको दे रहे हैं। केरोसिन सरकार को 25 रुपए प्रति लीटर पड़ रहा है, आपको वो 15 रुपए प्रति लीटर दे रहे हैं तो 10 रुपए की सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई। सरकार के द्वारा गेहूं का खरीद मूल्य 17 रुपए है और गरीबों को वो 2.5 रुपए किलो की दृष्टि से अनाज देती है, तो बाकी सारी की सारी वो क्या है, सब्सिडी है। तो शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सकल कर जो सरकार को कलेक्ट हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, सीजीएसटी के रूप में, स्टेट जीएसटी के रूप में और अन्य अप्रत्यक्ष कर सरकार के द्वारा जो भी लगाए जाते हैं, चाहे वो सीमा करो, आयात निर्यात करो, प्रोडक्शन करो, इन करों में से सब्सिडी को घटा देने पर जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये सारी चीज हमने बात करी कि ग्रोस इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये तो ग्रोस इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें से सब्सिडी को घटाएंगे तो आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमने कुछ बात करी कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन कौन सी अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि उपभोग वस्तु किसे कहा जाता है, पूंजीगत वस्तु किसे कहा जाता है, सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश किसे कहते हैं, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहा जाता है। इसके अलावा देश की घरेलू सीमा के निवासी क्या होते हैं,
विदेशों से शुद्ध साधनगत आय किसे कहते हैं और विदेशों से कुल आय किसे कहा जाता है, और लास्ट हमने चर्चा करी कुल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है, सब्सिडी किसे कहा जाता है। इन सारी अवधारणाओं को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं समझता हूं। ये सारी अवधारणाएं जब हम राष्ट्रीय आय का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को एक से अधिक बार अच्छे से देखें ताकि आप इन सब चीजों से क्लियर हो जाएं, ताकि फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो में हम जब राष्ट्रीय आय की चर्चा करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू।